ये आकाशवाणी का कलबुर्गी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा मासिक हिंदी कार्यक्रम नवरस। सभी श्रोताओं को आपका रेडियो दोस्त गोविंदराव यनरातुर का सादर प्रणाम। दोस्तों, आज हम आपको सुनवा रहे हैं कथा माँ की ममता। रचनाकार एवं प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विलास सालुंके और साथ ही फिल्म गीत। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है। माँ की हर दुआ कबूल है। हे इंसान, माँ को नाराज करना तेरी भूल है। हे इंसान, माँ को नाराज करना तेरी भूल है। माँ की कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। माँ की कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। दोस्तों, हाल ही में हम विश्व मातृ दिवस मनाए हैं। इस मदर्स डे के लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। यूं कहे तो हमारे भारतीय समाज में माँ को भगवान के समान दर्जा दिया गया है। भगवान के बाद अगर किसी की पूजा की जाती है तो वो माँ की जाती है। वैसे तो माँ के बलिदान और उनके प्यार को शब्दों में या किसी एक दिन स्पेशल बनाकर नहीं किया कर सकते हैं। मदर्स डे हर दिन सेलिब्रेशन करना चाहिए ताकि हम अपनी माँ के कार्य को दिल से समझ सके और उन्हें वो सम्मान दे जिसकी वो हकदार है। कहते हैं जिनके पास जो चीज नहीं होती है उन्हें वो चीज की सही कीमत समझ आती है। जिनके पास माँ नहीं होती है वो उनकी कमी को अच्छे से समझ सकते हैं। माँ वो है जो हमें जीना सिखाती है। दुनिया में वो पहला इंसान जिसे हम मातृ स्पर्श से जान जाते हैं वो होती है माँ। 9 महीने तक अपने कोख में रखने के बावजूद इतनी परेशानियों के बाद भी हमें जन्म देती है और जन्म देते ही अपने जन्म पर पहली जो खुशी मनाती है वो माँ है। क्योंकि हमें जन्म देते समय जितने भी दुख दर्द झेली होती है माँ, जब हम धरती पर आते ही अपना सारा दुख दर्द सभी भूलकर खुशी से हमें अपनाती है। माँ के लिए तो उसकी पूरी दुनिया उसके बच्चे ही होते हैं, छोटे हो या बड़े हो। माँ को हर वक्त अपने बच्चे की चिंता लगी रहती है। ऐसे माँ के लिए हर वर्ष के मई महीने के दूसरे रविवार को विश्व मातृ दिवस मनाया जाता है। ये मदर्स डे सेलिब्रेशन अभी कुछ सालों से ज्यादा चलन में आ गया है। लोगों को लगता है कि ये अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत 100 सालों पहले रोमन में हुई थी। यूनानी क्रोनिस की पत्नी रेहा अपने कई देवी देवताओं को सम्मानित करने के लिए इस दिन को मनाते थे। रोमन भी बसंत में अपने इष्ट देव की पूजा आराधना किया करते थे। पहले ईसाई क्राइस्ट की माँ मरियम को सम्मानित करने के लिए मई महीने के चौथे रविवार को इसे सेलिब्रेट करते थे। वैसे मदर्स डे सेलिब्रेशन की मुख्य रूप से शुरुआत यूके में मानी जाती है। यहाँ 1908 में अन्ना जर्विस अपनी माँ की याद में वर्जिना के एक चर्च में शहीद स्मारक बनवाती है। इनके अभियान ने यूएस में शुरू हुए मातृ दिवस की याद दिला दी थी। अन्ना ने वहाँ की सरकार के सामने इसे नेशनल हॉलिडे घोषित करने की बात रखी, लेकिन उसमें वो कामयाब न हो पाई। अन्ना के प्रयासों के चलते 1911 में इसे लोकल हॉलिडे घोषित कर मनाया जाने लगा। इसके बाद 1914 में विल्सन ने माँ के सम्मान में मातृ दिवस को मई महीने के दूसरे रविवार मनाने की घोषणा की। तब से ये मदर्स डे हर वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट के चलते ये दिन आजकल काफी प्रचलित हो गया है और सभी की जानकारी में भी आने लगा है। आजकल गांव, शहर, कस्बे सभी जगह के लोग इसको जानते हैं और अपनी माँ को बधाई देते हैं। ऐसी त्याग, बलिदान और ममता की मूर्ति माँ पर हमारे लेखक विलास सालुंके जी काफी बढ़िया कहानी रचाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए अब सुनेंगे विलास सालुंके जी से कथा माँ की ममता। माँ, तुम हमारा कितना ख्याल रखती है। कभी अपने लिए भी समय निकाला करो।
ठीक है मेरे राजकुमार, मेरा राजा बेटा आजकल बहुत बड़ा हो गया है, कहकर माँ ने उसके गालों को चूम लिया। बेटा, तू और ये दोनों खुश तो मैं भी खुश। बसंतराव तिरछी नजर से अपनी जीवन संगिनी की ओर देख गालों में मुस्कुराते हैं। सौरव को जो भी चाहिए होता माँ से ही कहता। बसंतराव सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी किया करते थे। कविता 12वीं पास थी, वह भी तहसील कार्यालय में सेवक के रूप में कार्य किया करती थी। परिवार अपनी छोटी सी कमाई में काफी खुश था। सौरव को अच्छे स्कूल में दाखिल कराया गया था। स्कूल के खर्चे का बोझ भी अधिक था, फिर भी कविता उसे उसी महंगे स्कूल में पढ़ाने पर अटल थी, क्योंकि कविता को परिस्थितिवश आधे में ही पढ़ाई को रोकना पड़ा था। वह चाहती थी कि सौरव को खूब पढ़ाएं। सौरव के स्कूल में पढ़ने वाले उसके अधिकतर सहपाठी आर्थिक रूप से संपन्न थे। उनका रहन सहन खान पान बहुत खर्चीला था। सौरव सहज ही इनके संपर्क में होने से उसे भी खर्चीली आदत पड़ गई थी। फिर भी माँ बाप ने उसे कभी यह कमी खटकने नहीं दी थी। उन बच्चों के घर से खेलकर वापस आने पर उनके घर देखी चीज मन को भाती तो ले आने की जिद करता। उसकी हर जिद को दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से पूरा करते थे। सौरव 12वीं की परीक्षा पास करने के पश्चात बीकॉम के प्रथम वर्ष में दाखिला ले लिया। इसी बीच बसंतराव की बीपी ज्यादा हुई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिन अस्पताल में रहकर घर वापस आ गए। 4 दिन आराम कर बसंतराव काम के लिए चले गए। सौरव कॉलेज की पढ़ाई में तल्लीन हो गया। उसके मिलनसार स्वभाव ने दोस्तों की तादाद में वृद्धि की थी। अधिकतर मित्र बाइक से होकर ही आते थे। उनको देख सौरव भी बाइक लेने की जिद कर बैठा। माँ ने कहा, बेटा तू तो जानता ही है कि आजकल खर्चा कितना बढ़ गया है। तुम्हारे पिताजी की तबीयत भी कुछ साथ नहीं दे रही। घर में उतने रुपए भी हैं नहीं। वैसे भी क्या जल्दी है, फुर्सत से ले लेंगे। सौरव चुप हो गया। बसंतराव की तबीयत और भी बिगड़ गई। वे अर्धांग वायु के शिकार हो गए। कविता ने अस्पताल, धन्वंतरी की दवाइयों के साथ ही साथ जानकार बुजुर्गों की सलाह से मालिश के लिए कुछ तेल तथा गले में ईश्वर के नाम की चिट्ठी आदि जो कुछ बन पाया उसने किया। ऐसे ही 2-3 महीने गुजर गए। बसंतराव की तबीयत में धीरे धीरे कुछ सुधार दिखाई देने लगा। दीवार के सहारे उठकर चलने की कोशिश करने लगे। सौरव अब तृतीय सत्र में पहुंच गया था। इसी बीच रश्मि नाम की लड़की के परिचय के चलते बाइक खरीदने की उसकी ख्वाहिश और भी बढ़ गई थी। तृतीय सत्र की परीक्षाएं समाप्त होने पर सौरव ने माँ से कहा, माँ मैं काम के सिलसिले में शहर जाना चाहता हूँ। वैसे भी मुझे अगले सत्र में बाइक खरीदना है। कविता चाहती थी कि इन छुट्टियों में वह घर रहकर अपने पिता की देखभाल करे और वह काम चली जाए। 2 महीने से वह काम पर नहीं थी। उसने सौरव से कहा, बेटा तू कहीं नहीं जाएगा तो अपने पिताजी की सेवा की खातिर घर पर रह ले, मैं काम पर चली जाऊंगी। सौरव को भी यही चाहिए था। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। सौरव पिता की देखभाल के बहाने 1-2 घंटे घर पर रहता तो 4 घंटे बाहर। आजकल उसे रश्मि से मिले बिना जी नहीं लगता था। 2 महीने बीत गए। कॉलेज शुरू हुआ। सौरव ने माँ को बाइक की याद दिलाई। कविता को भी बात टालना अच्छा न लगा। उसने सोचा सब कुछ बेटे के लिए ही तो है, लेकिन समस्या यह थी कि रुपये कहाँ से लाए। आखिरकार उसने अपने पति द्वारा शादी की 10वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में बनाए गए गहने बेचकर उसे रुपये ला कर देती है। सौरव बड़ी खुशी से बाइक खरीद कर कॉलेज ले गया। रश्मि को गाड़ी पर बिठाकर घुमाना उसे बड़ी खुशी देता था। माँ भी अपने बेटे का खिलता हुआ चेहरा देखकर फूले नहीं समाती थी। कॉलेज के ये बाकी 3 सत्र कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। डिग्री समाप्त हुई। छुट्टियों के दिनों में एक दिन ऐसे ही मित्रों के साथ घूमने जाते समय सामने से आने वाली कार ने उसे धक्का दे दी। सिर पर चोट लगने से वहीं पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसके दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उस अस्पताल में संसाधनों की कमी होने के कारण उसे शहर के दूसरे अस्पताल में दाखिला कराने की सलाह डॉक्टर ने दी। उनके कहे मुताबिक शहर के नामी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। स्कैनिंग एक्सरे की रिपोर्ट के अनुसार सिर में गहरी चोट से सूजन आई थी। बदन में 2-3 जगह भीतरी चोट लगने से खून जम गया था। डॉक्टर ने उसके मित्रों को 4 से 5 लाख तक खर्चा आने की बात की। सुदीप, जो सौरव का मित्र था, गांव आकर घटना की सभी जानकारी बसंतराव और कविता को देता है। सुनते ही पिता को सदमा सा लगा। उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। कविता के तो होश ही उड़ गए। उसने जोर से नहीं कहकर चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़ी। जमे लोगों में 1-2 ने उन्हें उठाकर धैर्य बंधाया। सुदीप ने कहा, आंटी अंकल यह रोने का वक्त नहीं है। सौरव की हालत काफी नाजुक है, उसका ऑपरेशन करना जरूरी है। डॉक्टर ने बताया है कि कल कुल मिलाकर 4 से 5 लाख तक खर्चा आ सकता है। रुपयों के बारे में सोचने की स्थिति में दोनों नहीं थे।
दोनों सुदीप के साथ अस्पताल पहुंचे। बसंतराव और कविता दोनों डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने सौरव की स्थिति के बारे में बताया। दोनों हाथ जोड़कर उन्हें अपने बेटे को ठीक करने की विनती करने लगे। कविता डॉक्टर साहब के पैर पकड़कर अपना पल्लू पसारे अपने बेटे को ठीक करने की भीख मांगते हुए कहने लगी, डॉक्टर साहब आप रुपयों की कोई चिंता न कीजिए, मैं कैसे भी हो आपको पै पै चुकाऊंगी, बस मेरा सौरव किसी तरह ठीक हो जाए, कहकर रोने लगी। दोनों बेटे से मिलने चाहते थे लेकिन डॉक्टर साहब ने मना किया क्योंकि सौरव बोलने की स्थिति में नहीं था। बसंतराव को वहीं ठहरने के लिए कहकर रुपयों की व्यवस्था करने वह गांव निकली, लेकिन इतने रुपए लाए कहां से, यह बहुत बड़ा प्रश्न उसके सामने था। उसके सामने अंधकार की काली छाया से छा गई। यही सोचते हुए घर पहुंची। अंत में उसने निर्णय लिया कि घर गिरवी रखकर पैसे लाएं। गांव के सुनार के यहाँ घर के कागजात लेकर मदद मांगने पहुंची, लेकिन सुनार के पास उतने रुपए थे नहीं, किंतु उसने अपने एक मित्र के यहाँ से कविता को रुपए दिलाने का वादा कर कई शर्तों के चलते उसे 2 ही दिन में रुपए दिलाए। उसमें से 3 लाख बैंक के खाते में जमा कर 2 लाख साथ में लेकर अस्पताल आई। साथ में पड़ोस वाली निर्मला बहन भी आई थी। डॉक्टर से मिल कुछ एडवांस जमा किए। दिन बीतते गए। सौरव की तबीयत में सुधार दिखाई देने लगा। माँ बेटे एक दूसरे की आंखों में देख मन ही मन रोया करते। पिता भोले शंकर थे, कभी बेटे को तो कभी अपनी पत्नी को देख भीतर ही भीतर टूटते थे। ऐसे तैसे अस्पताल में 20-25 दिन गुजारने के पश्चात 1 महीने की दवाइयां देकर उन्हें विदा किया गया। घर वापस आने पर आस पड़ोस के लोग कविता बसंतराव को धैर्य बंधाया। शंकरम्मा ने कविता को गले से लगाकर कहा, ये क्या बेटा, मुसीबत तेरे हाथ धोकर पीछे पड़ी है। मेहनत कर अधिक रोटी खाकर जैसे तैसे जिंदगी बसर करते तुम पर एक ऐसी आपदाएं आन पड़ी हैं। हे ईश्वर, ये तेरा कैसा न्याय है। कविता का गला भर आया। उसने शंकरम्मा के गले से लिपटकर आंसुओं के माध्यम से अपने मन का बोझ हल्का करते हुए कहा, माँ मेरा सौरव बच गया, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। सौरव के इस 1 महीने में माँ ने कई बार उसे अपने हाथों से खाना खिलाया था। उठकर चलना जब उसके लिए दुष्कर होता था तो उसकी लाठी भी होना पड़ा था। वक्त पर दवाइयां देना, खाने में उसका जी जो चाहता है उसे बड़े उत्साह से बना कर देती थी। माँ का मकसद केवल एक ही था, जैसे भी हो बेटा जल्दी ठीक हो जाए। तबीयत में सुधार आने पर सौरव विश्वविद्यालय में एमकॉम प्रथम वर्ष में दाखिला ले लिया। रश्मि ने भी दाखिला लिया था। डॉक्टर ने गाड़ी चलाने के लिए मना किया था, अतः कक्षाएं शुरू होने पर पास निकाल कर जाने आने लगा। रश्मि के साथ का उसका यह परिचय प्रेम में तब्दील हो गया। इस बात की माँ बाप को झलक तक न थी। एमकॉम समाप्त होने पर उसकी शादी की बात होने लगी। जब घर में शादी की चर्चा चली तब से सौरव कुछ अनमना सा रहने लगा। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है, जब से हमने तेरे शादी की बात की है तब से तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तेरे दिल की हर धड़कन को समझती हूँ। सच बता, बात क्या है। सौरव नतमस्तक होकर कहने लगा, मुझे क्षमा करना माँ, मैं कॉलेज में रश्मि नाम की लड़की से प्यार करता हूँ। माँ को झटका सा लगा। उसका गुस्सा आपे से बाहर हो गया। उसका कॉलर पकड़कर, सौरव ये क्या कह रहा है, तेरे होश तो ठिकाने पर हैं? क्या कॉलेज इसीलिए भेजा था तुझे? मैं तुझे एक बड़े अफसर के रूप में देख सकूं, इसीलिए तुझे अपने आर्थिक विपन्नता के चलते भी एक अच्छे और महंगे स्कूल में दाखिल कराया। क्या यही दिन देखने के लिए? छी, लानत है तुझ पर। सौरव माँ के पैरों पर पड़कर, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई, कहकर जोर जोर से रोने लगा। माँ ने मुंह मोड़ लिया। सौरव है कि पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। माँ के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगा। कहा जाता है कि दुनिया में एक ही ऐसा न्यायालय है जहां पर हर गुनाह माफ होता है, और वह है माँ का दिल। आखिर माँ माँ होती है। उसने सौरव को उठाया, गले से लगाया। सौरव ने कहा, माँ मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मेरा साहस नहीं हुआ। माँ ने ही पूछा, वो कौन सी लड़की है, रहती कहाँ है? सौरव ने नाम और पता बताया। उसके माँ बाप क्या करते हैं? पिता निवृत्त लिपिक हैं तो माँ प्राथमिक शिक्षिका है। 2 भाई हैं। बड़ा भाई बीई की पढ़ाई पूर्ण कर कंपनी में मैनेजर के तौर पर कार्यरत है, तो छोटा भाई बीएससी बीएड है जो शिक्षक पद की तैयारी में जुटा हुआ है। माँ ने पूछा, बेटा क्या रश्मि के घर वालों को इस बात की जानकारी है? पता नहीं माँ, उसके घर वालों ने मना किया तो क्या करोगे? सौरव का चेहरा उतर गया। धीमी आवाज में कहा, माँ मैं उसके बिना जी नहीं सकता। उधर रश्मि ने भी अपने घर वालों को सौरव के बारे में बताया था। इस बात को लेकर उनके घर भी काफी मानसिक हिंसाएं हुई। 2-3 दिन घर में बड़े तनाव का वातावरण था। 2-3 दिन से रश्मि ने न कुछ खाया था और न कुछ पिया था। आखिरकार बेटी की जिद के आगे घर वालों को हारना पड़ा था।
दोनों परिवार के बीच परिचय हुआ, ब्याह के लेन देन की बात हुई। रश्मि के घर वालों ने अपने घर के सामने बेटी को ब्याह कर विदा करने की बात की। दोनों परिवारों के बीच जोर शोर से शादी की तैयारियां हुई। देखते ही देखते मंगल दिन आ ही गया। अग्नि को साक्षी मानकर दो जीव विवाह नामक संस्कार में बंधकर एक हो गए। कविता वसंतराव अपनी बहू की खूबसूरती देखकर फूले नहीं समा रहे थे। आस पड़ोस के लोग भी रश्मि को देखकर कविता से कहते, कविता बहन, बहू जैसे साक्षात लक्ष्मी है, बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसी बहू मिली है। दोनों पति पत्नी रश्मि से काफी खुश थे। विवाह को 7-8 महीने हो चुके थे। सौरव को भी बैंक में तत्कालिक रूप में नौकरी मिल गई थी। बसंतराव कविता भी काम पर जा ही रहे थे। भरा पूरा परिवार बड़ा खुश था। शादी को 1.5 साल हो चुका था। बस इस सुखी परिवार को किसकी नजर लग गई पता नहीं। धीरे धीरे संबंधों में कड़वाहट आने लगी। माँ बाप की अकेली बेटी होने से बड़े लाड़ प्यार में पली बड़ी रश्मि को अकेले सबका खाना पकाना, कपड़े बर्तन करना दुष्कर लग रहा था। परिवार के सदस्यों के साथ उसका अलगाव बढ़ने लगा। रह रहकर सौरव के सामने वह शिकायतें करने लगी। माँ को काम पर जाने की जरूरत क्या है? आप और मामा जी तो काम पर जाते ही हैं, क्या उतने में हमारा गुजारा नहीं होगा? अकेले कितना काम करूं? कपड़े, बर्तन, 4 लोगों का खाना पकाना, बाप रे। सौरव उसकी बातों की ओर अनसुनी कर देता है। ऐसे ही शिकायतों के चलते 1-2 साल वैसे ही बीत गए। लेकिन इस तरह की रोज रोज की शिकायतें उसके जीवन की शांति को भंग कर रही थी। सुकून खोता जा रहा था। एक दिन उसने माँ से कह भी दिया, माँ, मुझे लगता है अब तुम काम पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं और बाबा तो काम पर जाते ही हैं, इतने में हमारा गुजारा तो हो ही जाएगा। माँ ने कहा, बेटा कहते तो ठीक हो, 1 साल चली जाऊंगी, उसके बाद घर पर ही रहूंगी, जब तक पोता पोती भी आ जाएगा। सौरव चुप हो गया। रोज की तरह सब अपने अपने काम पर चले गए। रश्मि को अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। उसने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मायके चली गई। 15-20 दिन मायके में रही। एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन उसने सौरव को फोन न किया हो। जितनी बातें करती उसमें अधिकांश शिकायतें ही रहती। महीना हो गया, आने का नाम नहीं। सौरव आने के लिए कहता तो कहती, मुझसे और सहा नहीं जाता। सबकी सेवा करने का क्या जुम्मा ले रखा है मैंने? अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं उस घर में नहीं रहूंगी। सौरव को अपनी माँ के प्रति घृणा हो रही थी। वह मन ही मन कहता, माँ बड़ी है, समझ लेना चाहिए, लेकिन उसे अपनी नौकरी की पड़ी है। मेरी जिंदगी की उसे चिंता ही नहीं है। घर बैठने से उसका क्या जाता है? यह जानबूझकर मेरी पत्नी को तकलीफ दे रही है। उधर रश्मि ने अपने माँ बाप को भी ससुराल की शिकायत की थी, लेकिन बेटी के प्यार में अंधे माँ बाप को अपनी बेटी का कहना ही सही लगा। वे भी अपनी बेटी के पक्ष में खड़े थे। महीना बीत गया, रश्मि का आने का नाम नहीं। इधर सौरव को उसने 1 की 10 सुनाकर उसे भी अपनी माँ के खिलाफ खड़ा कर दिया था। घर आने का उसका समय बदल गया था। वक्त पे घर आता ही नहीं था। कभी 8, 9, 10, कभी कभी तो 11, 12 भी बज जाते थे। वक्त बेवक्त खाने से उसकी हालत भी काफी बिगड़ गई थी। सपने में भी बड़बड़ाने लगा था। उसकी यह हालत देख दोनों पति पत्नी काफी चिंतित थे। कविता से रहा न गया। उसने रश्मि के ससुराल को फोन किया तो रश्मि की मां ने उठाया। कविता ने उनकी और रश्मि की कुशल क्षेम पूछने के पश्चात सौरव के विषय में कहना शुरू किया। बहन क्या बताऊं, सौरव आजकल बहुत अनमना सा रहने लगा है। ऐसे लगता है वह मानसिक रूप से काफी व्याकुल है। कृपया रश्मि की तबीयत में सुधार है तो भेज दो, बाकी की कुछ दवाइयाँ इलाज है तो हम करा देंगे। उधर रश्मि ने माँ के कान भर दिए थे। उसी ताव में उसने कहा, नहीं बहन, डॉक्टर ने कहा है कि उसे आराम की सख्त जरूरत है। कमजोरी से उभरने के लिए दवाइयाँ ले रही है। तबीयत सुधरने पर देखा जाएगा, कहकर उसने फोन काट दिया। रविवार का दिन था। माँ ने सौरव से पूछा, बेटा क्या बात है, आजकल तू काफी बदल गया है। काम से वक्त पर घर आ नहीं रहा है, क्या हो गया है तुझे? सौरव माँ से नाखुश था। गुस्से में कुछ नहीं कहकर कमरे में चला गया। माँ कमरे में आई, उसके माथे पर हाथ रखकर पूछा, सौरव मुझसे रुठ गया है क्या? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? सौरव ने गुस्से में कहा, नहीं, तुम गलत नहीं हो सकती। रुपये कमाकर तुझे अमीर बनना जो है, रश्मि अकेले कितना काम करे? उसे काम की आदत नहीं है, उसकी तबीयत बिगड़ गई है। तुम्हारा क्या जाता है तो मेरी पत्नी ना। सौरव की ये बातें उसके कलेजे में तीर की तरह चुभ गई। तुम्हारा कहना सही है बेटा, मैं ही गलत हूँ, कहकर वह वहां से उठकर चली आई और अपने पति के गले से लिपटकर बहुत रोई। पति ने उसका धाड़स बंधाया। कविता चुप हो जा, माँ होने के नाते तेरा जो कर्तव्य था वो तुमने किया, आगे ईश्वर है। कविता को हालात को समझते देर नहीं लगा था। रश्मि बर्तन मांजते, कपड़े धोते, खाना पकाते समय उसकी हरकतों के चलते 1-2 बार उसने उससे कहा भी था, रश्मि 2 दिन आराम कर ले, घर का काम मैं देख लूंगी, लेकिन वह हूं करके चली गई थी। घर का वातावरण पहले सा न था।
घर खाने को उठता, चारों ओर मायूसी छाई रहती। रश्मि भी आ गई थी। रात का खाना सब लोग एक साथ बैठकर बड़ी हंसी खुशी के साथ खा लेते तो दिन भर का काम का बोझ छूमंतर हो जाता था। लेकिन अब स्थिति पूर्ण रूप से विरुद्ध थी। एक ही छत के नीचे दो परिवार बन गए थे। रविवार का दिन हरे भरे बगीचे में खिलने वाले फूलों की तरह सुगंध बिखेरता था, किंतु अब यह रविवार काफी सुनसान उदासियों से भरा रहता था। रविवार का दिन था। बसंतराव और कविता आंगन में बैठे बातें कर रहे थे कि सौरव ने कहा, माँ, मैं अब इस घर में रहना नहीं चाहता, अलग घर बसाना चाहता हूँ। बसंतराव कुछ कहना चाहते कि कविता ने उन्हें रोका और कहा, सौरव, ये तू क्या कह रहा है बेटा? तू कहीं नहीं जाएगा, जा, चला जा भीतर। माँ के चेहरे के भाव को समझते अधिक देर न लगा। उसने ठीक है कहकर सौरव भीतर चला गया। वसंतराव और कविता के बीच चर्चा हुई और अंत में इस निर्णय पर पहुंचे कि दूसरी बार भी जब अगर सौरव ऐसी बात रखेगा तो वे स्वयं घर छोड़कर चले जाएंगे। इधर रश्मि इस बात को बखूबी जानती थी कि कविता को अपने बेटे का चले जाना ठीक नहीं लगेगा। वे खुद घर छोड़कर चले जाएंगे। एक दिन बातों ही बातों में कविता और रश्मि के बीच वाद विवाद हुआ। उस दिन रात को सौरव से शिकायत कर कहा, अगर तुमसे बात न बन पाई तो मैं अपने मायके चले जाऊंगी। अगले दिन सौरव ने कहा, माँ, मैंने फैसला ले लिया है कि घर छोड़कर चला जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा, हम ही घर छोड़कर चले जाएंगे। कविता ने कुछ जरूरी चीजें लेकर दूसरी गली के गंगाम्मा नामक बूढ़ी माँ के घर किराए से रहने चली गई। इधर सौरव और रश्मि के घर मित्रों की आवाजाही बढ़ने लगी। बैंक में सौरव की नौकरी पक्की हो गई, वेतन में वृद्धि हो गई। दोनों बड़े मजे में रहने लगे। रश्मि की सहेली ने कहा, आखिरकार तुम दोनों अपने इरादे में सफल हो ही गए, निकाल दिया उन्हें घर से। अच्छा हुआ, पुराने ख्यालात के लोग जब देखो कुछ न कुछ सीख देते ही रहते हैं। उनसे हमारी बन ही नहीं पाती थी। सब लोग घंटों बैठकर हंसी मजाक करते, कभी कभार छुट्टी के दिन घूमने चले जाते। सौरव की नौकरी पक्की होने की खबर माँ बाप को थी नहीं। दोनों रोज अपने काम में निरत थे। कविता अब घर आकर कपड़े भी सीने लगी थी। घर का किराया तथा 5 लाख रुपयों की किस्त जो भरनी थी। रात देर तक कपड़े सीने से कविता की तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार के चलते सौरव के नाम से बड़बड़ाने लगी। बसंतराव उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, इन्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। बसंतराव को कुछ पकाने आता नहीं था। गंगम्मा ही उन्हें खाना पका कर देती। गंगम्मा के घर बाजू रहने वाली बसम्मा को रहा न गया। आकर सौरव से माँ बीमार होने की सूचना दी, किंतु वह माँ से मिलने नहीं आया। कविता 8 दिन के आराम के पश्चात फिर से काम पर जाने लगी। उन रुपयों के अभी 3 किस्त चुकाने बाकी थे। बसम्मा रोज मेहनत कर खाने वाली महिला थी। उसने इस बार किस्त भरने के लिए रुपये दिए। कविता को इस गली में आए 1 साल हो गया था। इस 1 साल में इन दोनों पति पत्नी ने कई बार उन्हें याद किया था, लेकिन सौरव, रश्मि अपने मित्रों तथा मायके की सामीप्यता के चलते इनकी ओर ध्यान ही नहीं था। सौरव की ससुराल की ओर रुझान बढ़ गई थी। जैसे तैसे दिन कटने लगे थे। उन 5 लाख रुपयों की किस्त भी पूरी हो गई। घर के कागजात लेने कविता जाने ही वाली थी, लेकिन उसी बीच वह व्यापारी, उनका नाम है रविंद्र, किसी काम के बहाने गांव आया था। तो उसने अपने सोने के व्यापारी मित्र नरेंद्र को साथ लेकर कविता के घर पहुंचा। सौरव उन्हें बैठने के लिए कहा। उस व्यापारी ने घर के कागजात सौरव के हाथ में देते हुए कहा, ये रहे आपके घर के कागजात, इस पर अपने हस्ताक्षर कीजिए। सौरव दंग रह गया। पूछा, हमारे घर के कागजात आपके यहाँ कैसे? सौरव मन ही मन अपने माँ बाप की इस हरकत पर गुस्सा हो रहा था। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। उस सोने के व्यापारी ने कहा, सौरव, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारे सिर में गहरी चोट आई थी। बदन में 2-3 जगह खून जम गया था। ऑपरेशन के बिना तुम्हारा बचना मुश्किल था। तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी, लेकिन उतने रुपए मेरे पास नहीं थे, तो मैंने मेरे परिचय के मित्र रविंद्र के यहाँ से उन्हें रुपये दिलाए थे, जो महीने महीने कर तुम्हारी माँ ने पूरी किस्तें चुकाई हैं। मैं तुम्हें बताना चाहा, लेकिन तुम्हारी माँ ने बताने से मना किया था। जब तुम बाइक लेने की जिद पर अड़े थे, तब भी आपकी माँ ने गले में पहनने का हार जो मेरे पास ही बनवाया था, लेकिन उस बेचारी ने उसे पहनने से पहले ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर उसे मेरे यहाँ ही बेच दिया था। इन सब बातों को रश्मि सुन रही थी। उसे अपने आप पर बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई। उसका सिर शर्म से झुक गया। सौरव के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसे अपने किए हुए कृत्य पर घृणा उत्पन्न हुई। उसका गला भर आया। रूंधे गले से ही कागजात पर हस्ताक्षर कर उन्हें विदा किया।
वहां से वे दोनों सीधे गंगम्मा के घर आकर कविता के पैरों पर पड़कर जोर जोर से रोते हुए कहने लगे, हमें क्षमा कर दो माँ, हमारे हाथों बड़ा दुष्कृत्य हुआ है, हम क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं हैं। आपको समझने में हम बहुत छोटे पड़ गए हैं। सौरव अपने किए हुए पर पछताते हुए जमीन पर गिरकर जोर जोर से सिर पटकने लगा। माँ ने उसे पकड़ा और उठाकर गले से लगा लिया। बसंतराव और गंगम्मा की आंखें भी भर आईं। गंगम्मा ने कहा, कविता, तूने दुनिया में फिर एक बार माँ क्या होती है इसकी मिसाल सामने रखी है। धन्य हो कविता। कविता ने रूंधे गले से अपने पति की ओर देख गंगम्मा से कहा, मेरी हर मुसीबत में मेरे देव मेरे साथ थे, वही मेरे लिए धैर्य थे। मेरे प्रत्येक निर्णय को उनकी हाँ थी, जिनके चलते आज मेरा परिवार फिर से एक हो गया। पति पत्नी वहां से बड़े आदर के साथ माँ बाप को घर ले आए। रश्मि ने बढ़िया खाना बनाकर सास ससुर को परोस कर दोनों खाने बैठ गए। खाली खाली लगने वाले घर में फिर से खुशियां लौट आई। अभी आप विलास सालों के द्वारा रची हुई कथा माँ की ममता सुन रहे थे, उन्हीं की आवाज में।